Hello everyone, I welcome you at the platform of Mandarin Academy एंड जो हमारी करंट अफेयर की सीरीज़ चल रही थी जिसके अंदर हम अप्रैल 2023 से लेकर के जून 2024 यानी कि अप टू 30 मई तक की जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जो हमने हमारी मैगजीन में कवर किए थे, वो जो हमारे एग्ज़ाम के मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है उसको हम कवर कर रहे थे। और उस सीरीज़ के अंदर इंटरनेशनल रिलेशन, मिसलेनियस, उन दोनों के टॉपिक्स कवर हो गए थे। मैं आप लोगों की चिंताओं को बिल्कुल आराम और आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जैसा हमने प्रॉमिस किया था, बाई 5 जुलाई हम ये मैगज़ीन कवर कर लेंगे। एंड स्टिल उसके बाद भी आपके पास 17 डेज़ का टाइम है, दैट इज़ इनफ। तो 5 जुलाई तक ये जो आपकी हमारी सीरीज़ चल रही थी ये कंप्लीट हो जाएगी। ओके, आज हम पॉलिटी सेगमेंट स्टार्ट कर रहे हैं एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी विल डायरेक्टली स्विच टू द टॉपिक। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो बिल 2023 के अंदर पारित किया गया हमारे लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा, संसद के द्वारा, और जिसको राष्ट्रपति की तरफ से असेंट दिया गया और राष्ट्रपति की साइन होने के बाद ही हम किसी बिल को एक्ट कहते हैं, तो ये था नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जिसको महिला आरक्षण अधिनियम 2023 के नाम जाना जाता है। और ये 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था। तो एक और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से लेकर के 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट तक जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन हुए हैं उन सब के बारे में एक जानकारी रखें। कई बार देखा गया है कि 2 मार्कर के क्वेश्चंस के अंदर ये सवाल पूछे गए हैं, और ये बिल तो नया है, इसके ऊपर तो हो सकता है आपसे 10 मार्कर सवाल भी पूछा जा सकता है। तो हम उसको उस हिसाब से अटेंड करेंगे कि ज़्यादा प्रीलिम्स ओरिएंटेड ना होकर मेंस में हमें कैसे अप्रोच करना है। एक बेसिक जानकारी यही है कि 106वां संवैधानिक संशोधन था जिसके तहत इस बिल को पारित किया गया, और इस बिल को काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स मिला लोकसभा राज्यसभा दोनों की तरफ। और ऐसा पहली बार नहीं है कि ऐसा कोई बिल हम लेके आए हैं। महिला आरक्षण को लेकर के प्रयास पहले भी किए गए। 1990 का दशक इसके लिए बड़ा फेमस है। तो 1996 में, फिर 1998 के अंदर, और आई थिंक 1999 के अंदर। और ये तीनों बिल लोकसभा का जब हाउस डिसॉल्व हो गया था उसके बाद तीनों ही बिल लोकसभा से पारित हुए नहीं थे, और लोकसभा के विघटन के साथ तीनों बिल भी लैप्स हो गए थे। उसके बाद 2008 के अंदर दोबारा प्रयास किया गया, और इस वक्त 2008 के अंदर बिल को राज्यसभा के अंदर प्रस्तुत किया गया, और राज्यसभा से बिल पारित हुआ था, परंतु फिर से लोकसभा के अंदर पारित नहीं हो पाया। और लोकसभा में जब पारित नहीं हुआ तो फिर वो सेम लोकसभा के साथ ये भी डिसॉल्व हो गया। ये तो कहानी, एक पीछे की स्टोरी हमने बात कर ली। अब साल 2023 के अंदर जैसा कि जो बीजेपी गवर्नमेंट थी और उनके साथ जो अलाइज थे, उन्होंने कोशिश करी कि हम महिलाओं का आरक्षण देंगे। तो बिल तो उन्होंने पारित कर लिया, और ये बिल को काफ़ी पार्टियों ने सपोर्ट किया। तो ये बिल तो हो गया। और बिल के प्रावधान क्या है? बिल के प्रावधान यही है कि जो महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया जाएगा, 1/3 यानी कि 1/3, ठीक है। तो 1/3 रिजर्वेशन महिलाओं को दिया जाएगा। किस में? वो दिया जाएगा लोकसभा के चुनाव में, राज्यसभा के चुनाव में, राज्य विधानसभाओं के चुनाव में, और दिल्ली की जो विधानसभा उसके क्षेत्र के अंदर। हो गया, डन है, क्लियर है। अब इसके लिए क्या किया है, आप ऐसे कर सकते हो। हमने बोला ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, यानी कि संवैधानिक संशोधन है। संवैधानिक संशोधन का मतलब है आपने संविधान में संशोधन किया। तो आपने संविधान के कौन से प्रावधान के अंदर संशोधन किया वो हमें देखने की आवश्यकता है। तो चूंकि मैंने बताया ये लोकसभा के अंदर बदलाव करता है, राज्य की विधानसभाओं के अंदर करता है, दिल्ली के अंदर करता है। SC ST की जो सीट्स हैं, जो SC ST के लिए सीट्स रिजर्व हैं, उन सीट्स के अंदर भी 33% जो सीट्स हैं, 1/3 सीट्स हैं, वो किसको जाएगी? महिलाओं को। उसमें बदलाव होता है। तो ये जो बदलाव किए, ये बदलाव कौन से आर्टिकल के तहत हुए? तो सबसे पहले आप ये समझ लो, 330 तो लोकसभा के अंदर, 332 आपकी राज्य विधानसभाओं के अंदर, दिल्ली के लिए 239, और 340 कहीं मेंशन किया है यहाँ पे? यस, 334। जो आपका जो मेन हमारा ये आरक्षण के जो प्रावधान लागू होते हैं वो आर्टिकल 334 के अंदर, और इन सब के अंदर सब क्लॉज ए डाला गया। और एक क्लॉज ये बात करता है कि ये आरक्षण क्या करेगा, ये आरक्षण महिलाओं को 1/3 आरक्षण देगा, और इसके बाद ये जो आरक्षण होगा वो 15 साल के लिए वैलिड होगा। और इसका जो कानून हम लागू करेंगे वो कब से लागू होगा, इसके लिए उन्होंने 2 कंडीशन रखी। एक, वो बोलते हैं कि जो हमारा सेंसस होना है, जो जनगणना होनी है, एक तो जनगणना हो जाए उसके बाद, और एक परिसीमन, जो डीलिमिटेशन कमीशन होता है, परिसीमन आयोग सीमाओं का निर्धारण कर दे। इन दोनों के एक्ट के बाद ही ये महिला का नारी शक्ति वंदन अधिनियम है वो लागू होगा। ये तो एक बेसिक जानकारी हो गई। थोड़ा सा इतिहास और दिखाना चाहते हैं कि आखिर इस आरक्षण की आवश्यकता क्यों थी। जब हम आज़ाद हुए तो फर्स्ट लोकसभा के अंदर लगभग 5% जो सीटें आई थी वो महिलाएं जीत के आई थी, और उसके बाद आज जो 17वीं लोकसभा अभी जो रिसेंटली कंक्लूड हुई उस तक का आंकड़ा देखें तो लगभग 15% के आसपास है। थोड़ा सा यहाँ बदलाव है, बाई इलेक्शंस के अंदर भी सीट्स निकल के आई थी। तो 15% के आसपास जो आरक्षण है वो लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों के अंदर लगभग 15% का आरक्षण महिलाओं के पास है। अब दुनिया से कंपेयर करें तो ऐसा देखा जाए कि संयुक्त राष्ट्र के कुछ कंट्रीज़ हैं जो जिनका डेवलपमेंट कम है, लीस्ट डेवलप है, जैसे रवांडा है, क्यूबा है, निकारागुआ है। इन सब के अंदर 50% से ज़्यादा सीटें जीत के कौन आती है?
महिलाएं आती है। तो एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरा ये भी दिखा था कि एशिया में जो हमारे आगती बागती के देश है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, वहाँ भी लगभग 20% से अधिक महिलाएं वहाँ की जो संसद है वहाँ जीत के आती है। लेकिन भारत के अंदर स्थिति थोड़ी सी गड़बड़ है, क्योंकि हम 15% का आंकड़ा तो कोई पारित कर ही नहीं पाए। इस कारण से हमें यह बिल लेके आना पड़ा और बिल को हमने पारित किया। ये तो हो गई चीज़ें। अब इसमें आपको एक और चीज़ साथ में ये ध्यान रखना चाहिए कि जो 73-74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुए, यानी कि जो हमारे पंचायती राज संस्थाएं हैं और उसके बाद अर्बन लोकल लेजिस्लेटिव बॉडीज़ हैं, यूएलबीज़ हैं, इन सब के अंदर भी हमारा 1/3 आरक्षण है। परंतु उसके अंदर क्या है, आप जानते हैं पंचायती राज जो लागू किया गया अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार से किया गया। तो कई राज्य ऐसे हैं जहाँ 50% तक पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। और ऐसा देखने को भी मिला है कि जहाँ आपने आरक्षण तो 50% दिया है, 60% तक महिलाएं जो आपकी लोकल बॉडीज़ हैं उसके अंदर इलेक्ट होकर आई है। तो ये दिखाता है कि किस प्रकार से वुमेन एम्पावरमेंट हुआ है। तो ये चीज़ भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत है। एक एग्जांपल है कि ये हमें स्टेप दिखाता है कि जो हमने लोकल लेजिस्लेटिव बॉडीज़ के अंदर किया, जो हमने पंचायती राज संस्थाओं में किया, वहाँ पर हमने महिलाओं को जो पहले 1/3 की बात करी, फिर हमने कई राज्यों ने उसको 50% ले गया, जिसके अंदर राजस्थान भी एक अग्रणी राज्य है। तो वहाँ पे आज ये देखा गया है कि हमारे राज्य में भी देखा गया है कि ये 50% से आरक्षण आगे पहुँच के महिलाएं, यानी कि अब तो 50% तो आरक्षण की सीमा है, लेकिन उसके बाद भी महिलाएं जीत के आ रही। तो होता ऐसा ही है कि एक बार ये बूस्टअप वाली बात है और इससे क्या होगा, जेंडर पैरिटी बढ़ेगी, महिलाओं को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा और 50% के आसपास की हमारी जनसंख्या है तो उसकी आवाज़ उठाने के लिए उतना रिप्रेजेंटेशन का होना भी आवश्यक है। तो ये चीज़ें इस बिल से निकल के आई। तो ये इस बिल के इंपॉर्टेंट प्रावधान थे। तो आप इसके अलावा देखो, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी जिसको हमने यहाँ बात किया। और दूसरा, इसको लेकर के कई विरोध भी चल रहे थे कि आखिर विरोध इसलिए, पहले भी जो 3-4 बार हम बिल लेके आए यहाँ पे 96 में, 1998 में, 1999 में, 2008 में, ये पारित क्यों नहीं हो पाए। मेन रीज़न ये था कि आप जानते हैं SC ST के लिए तो चलो आप उसमें आरक्षण का प्रावधान करते हो, महिलाओं के लिए ज़्यादा एग्रीमेंट उसमें था, परंतु OBC का ये भी था कि OBC के अंदर भी महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट एग्री नहीं था। इस कारण से हमें ये देखने को मिला कि महिला आरक्षण के अंदर जो पहले विरोध ज़्यादा हुए। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आगे बढ़ के हमने ये देखना है, अब हमने आगे बढ़ के ये देखना है इसके अलावा और कोई स्टेट है जहाँ पे ये इशू चल रहा है या फिर कहीं और कोई बात उठ रही है। तो आपको अगर रिसेंटली पता हो कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पे जो अर्बन लेजिस्लेटिव बॉडीज़ के अंदर महिलाओं को आरक्षण के लेकर के मुद्दा उठा था, नागालैंड के अंदर, वहाँ वाला इशू किल नहीं हुआ है। अगर कहीं सवाल आता है तो उसको कोर्ट कर सकते हो। ये आपको एक थोड़ा सा ध्यान रखना है, जो रिसेंट डेवलपमेंट है, ठीक है। और दैट्स ऑल इस टॉपिक के अंदर क्रिटिकली एनालिसिस हो गया। हाँ, एक टॉपिक ये भी आ सकता है कि आखिर क्रिटिकली इवैल्यूएशन में अगर आता है तो आपको ये दिखाना है कि हमने आरक्षण दे दिया परंतु हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन को समय दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं? आप बोल रहे हो परिसीमन आयोग जो पिछला परिसीमन आयोग हुआ था, डिलिमिटेशन कमीशन था, उसको 5 साल लगे थे। 5 साल लगे थे परिसीमन आयोग को अपनी गणनाएं पूरा करने में। आज चल रहा है 2024, जिसके हम मध्य में आ गए, मतलब जून जुलाई में पहुंच चुके हैं। अब 2024 के बाद आप मान के चलो, अगर परिसीमन आयोग का गठन 2025 में भी होता है तो 2025 से लेकर के 2030 तक तो परिसीमन आयोग को अपना कार्य करने में समय लगेगा। फिर आप बोल रहे हो कि जनगणना होनी है और मान लेते हैं इसी 5 साल में हम जनगणना भी कर लेते हैं, तो उसके आंकड़ों का संभाल कले, जो हमारा आंकड़ों का जो इवैल्यूएशन होगा उसके बाद ये देखा गया है कि कहीं ना कहीं जाके 2030-31 में जाके बात उठती है कि हम महिलाओं के इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं, जो ये एक्ट बात करता है। तो आपको ये समझना होगा कि हम आरक्षण दे रहे हैं लेकिन हम आरक्षण को इमीडिएटली उसको लागू नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपने पेश फंसा दिया। और दूसरा ये बताइए कि आखिर प्रॉब्लम क्या, अगर डिलिमिटेशन कमीशन नहीं होता है या फिर आपका जो जनगणना नहीं होती है, तभी तो आप वुमेन को रिप्रेजेंटेशन देख सकते हो, क्योंकि हमारे पास महिलाओं की जनसंख्या के आंकड़े तो हैं ही। तो ये क्रिटिकल इवैल्यूएशन में कुछ पॉइंट्स आपके काम आएंगे। ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। तो आप ये दिखा सकते हो। अब आप जानते हैं 2024 में इलेक्शन हुए, उसके बाद 2023 में आपने बिल बना दिया, चलो 2024 में आपने इसको लागू नहीं किया, 2029 में भी नहीं करोगे क्योंकि आप कहोगे परिसीमन आयोग की रिपोर्ट्स नहीं है, उसका आंकड़ों का संकलन नहीं हुआ है। तो इस कारण से ये लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसी बात उठती है कि साल 2034 में जाकर कहीं हो सकता है कि महिलाओं के आरक्षण को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करने की बात उठे, जबकि ऐसा माना जाना चाहिए कि महिलाओं वाले आरक्षण के मसले में एक कंसेंसस बिल्ड हुए हैं, तो इसको तो जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट किया जाए। अगर नहीं हो सकता कम से कम 2029 में तो आपको इसको लागू करना चाहिए। ये एक क्रिटिकल इवैल्यूएशन में आपको काम आएगा। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त, उनकी नियुक्ति, सेवा शर्तें और कार्यकाल। इसको लेकर के एक्ट लाया गया और 2023 के अंदर इसको पारित किया गया। काफ़ी चर्चाओं में था और जैसा कि आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था
सुप्रीम कोर्ट का पहले सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब मिस्टर अरुण गोयल की नियुक्ति हुई थी तब भी उनकी नियुक्ति बड़े ही शॉर्ट अंतराल के अंदर लगभग 48 घंटे के अंदर उनकी नियुक्ति की गई इलेक्शन कमीशन के तहत। तो वो केस भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप किस प्रकार से इतने जल्दी निर्णय ले लेते हो कि 48 घंटे के अंदर आपने इलेक्शन कमीशन किसी को नियुक्त कर दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ केसेस के ऊपर ऑब्जर्वेशन लगाया और सरकार को बोला कि आपको कोई ना कोई एक्ट लाना चाहिए, अधिनियम लाना चाहिए और बिल ला करके आप उसको पारित करा करके इसको एक लेजिस्लेटिव दर्जा दो और उसके तहत इसका अपॉइंटमेंट कराओ। तो सरकार ने उसी सुप्रीम कोर्ट की बात का इस्तेमाल किया और उन्होंने अब क्या किया है, 2 कमेटी बना दी है। अब क्या किया उन्होंने, देखो वैसे अगर आपको जानना है तो आर्टिकल 324 है हमारा, ये इलेक्शन कमीशन की बात करता है और आर्टिकल 324 अपॉइंटमेंट जो इलेक्शन कमीशन है उसकी पावर किसको देता है, आपके जो प्रेसिडेंट को देता है। तो यहाँ हमें ये बातें देखने मिलती है आर्टिकल 324 के अंदर। अब हो क्या रहा है, ये जो बिल बना है इस बिल ने कुछ चीज़ों की चीज़ें फाइनल कर दी। एक तो नियुक्ति को लेकर के, एक सेवा की शर्तों को लेकर, एक कार्यकाल को लेकर। और अब ये क्या बोलता है कि अब जो चीफ इलेक्शन कमीशन है या आपका इलेक्शन कमीशन है उसकी नियुक्ति कौन करेगा, नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। लेकिन नियुक्ति राष्ट्रपति किसकी रिकमेंडेशन से करेगा, तो वो बोलता है एक सिलेक्शन कमेटी। कौन सी कमेटी, सिलेक्शन कमेटी। और ये जो सिलेक्शन कमेटी है, इस सिलेक्शन कमेटी के अंदर कौन कौन होंगे, एक तो होगा आपका प्राइम मिनिस्टर, दूसरे कोई ना कोई आपके कैबिनेट के मिनिस्टर, और तीसरा जो आपका जो विपक्ष के नेता हैं, विपक्ष के जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, या फिर जो लार्जेस्ट पार्टी है अपोजिशन के अंदर उसके जो लीडर हैं यह होंगे। तो टोटल 3 लीडर ऑफ अपोजिशन लिख देता हूँ मैं। ये 3 लोग होंगे, ये सिलेक्शन कमेटी होंगे। ये तीनों मिलकर के जो नाम होंगे उन नाम में से किसी एक का चयन करेंगे। चयन करने के बाद वो किसको भेजेंगे, राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति इसको अप्रूव कर देगा। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर दोनों के लिए। लेकिन अब ये जो नाम सिलेक्शन कमेटी का आएंगे, इस नाम को फाइनल करने से पहले एक और कमेटी बनाई है, वो बनाई है सर्च कमेटी। और ये सर्च कमेटी क्या करेगी, इसके अंदर जो लॉ मिनिस्टर होता है, कानून मंत्री होता है, वो क्या करेगा, एक पैनल बनाएगा नाम का, उनके साथ और भी सदस्य होंगे, वो लोग डिस्कस करेंगे और सिलेक्शन एक अच्छा प्रोसेस बनाएंगे जिसके तहत नामों को शॉर्टलिस्ट करके सिलेक्शन कमेटी को दिया जाएगा। तो सबसे पहले सर्च कमेटी, फिर सिलेक्शन कमेटी, और उसके बाद सीधा आपका राष्ट्रपति। तो ये अब एक प्रोसेस हो गया है और इसको इन्होंने इस एक्ट के तहत पारित किया है। जो एक्ट क्या है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट, कंडीशन ऑफ सर्विस हो जाएगा आपका, एंड टर्म ऑफ ऑफिस। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त जिसकी नियुक्ति, सेवा शर्तें और कार्यकाल, इसका अधिनियम हमने लगा के पारित कर दिया। क्लियर है? आई थिंक ये बड़ा ही सिंपल चीज़ है। तो ये चीज़ें अब ऐसे होगा। अब कुछ और बातें कर ली थी, मेंस में अगर कुछ सवाल आ जाए तो कैसे। तो एक तो कार्यकाल की अवधि जो प्री के हिसाब से होता है, आप देखो आर्टिकल 324 बता दिया मैंने आपको। चीफ इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन कमीशन कोई भी होगा वो 6 साल रहता है, या फिर जो उसकी 65 साल की एज है उससे पहले, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना आपको, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन दोनों वापस री अपॉइंट नहीं हो सकते हैं। लेकिन यदि किसी चीफ इलेक्शन का कार्यकाल 6 साल से कम हुआ है, यदि किसी चीफ इलेक्शन का कार्यकाल 6 साल से कम हुआ है और उसकी एज 65 वर्ष से अधिक नहीं हुई है, और सरकार यदि उसकी नियुक्ति चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर करती है तो उसकी दोबारा नियुक्ति हो सकती है। एक इलेक्शन कमिश्नर जिसका कार्यकाल 6 साल का नहीं हुआ है और जिसकी उम्र 65 वर्ष नहीं हुई है, उसकी नियुक्ति सरकार इसी माध्यम से चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर कर सकती है। परंतु ये याद रखना होगा कि इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर दोनों का टेन्योर मिला के उसका कार्यकाल 6 साल से ऊपर नहीं होगा। ये तो कार्यकाल के बारे में सीधी सी कंडीशन होगी, आप समझ गए। अब जो इन्होंने ये पद दिया है, ये जो इलेक्शन कमिश्नर को बताया है कि आखिर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे या इलेक्शन कमिश्नर, उनके पास पावर क्या होगी, ठीक है। देखो मेन इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है कि आपको इलेक्शन कराने हैं, किसका, आपके जो लोकसभा के इलेक्शन हो गए, आपके प्रेसिडेंट के इलेक्शन हो गए, ये सारा का सारा इनका सुप्रिटेंडेंट करना है, इनको डायरेक्शन देना है, कंट्रोल करना है, और सारी गवर्नमेंट की मशीनरी इलेक्शन के टाइम में इनके पास आती है। और ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट संस्था है। तो ये इनका मैंडेट होता है, मेन काम होता है, ठीक है। अब इलेक्शन कमिश्नर के साथ आप नियुक्ति हो गई, योग्यताएं हमने ऑलरेडी बात कर लिया कि कोई इंपॉर्टेंट इनके लिए योग्यताएं अलग से है नहीं। उसके बाद खोज समिति, सर्च कमेटी मैंने बता दी, फिर आपको मैंने सिलेक्शन कमेटी बता दी जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और कोई भी एक कैबिनेट मिनिस्टर, ये चीज़ें हमने बात कर ली। फिर इसको रिमूवल कौन कर सकता है, देखो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ना, उसको तो रिमूव वैसे ही करेंगे जैसे कि आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी जज को करते हो। क्लियर है? उसके लिए बिल्कुल इंक्वायरी होती है, फिर वो दोनों हाउस से मैंडेट से पास होता है, तब होता है। लेकिन यदि आपको किसी इलेक्शन कमिश्नर को हटाना है तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको सीधी सीधी CEC की रिकमेंडेशन होनी चाहिए। तो अब क्या हुआ है, CEC तो पावरफुल है, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर जो इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनकी पावर कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम किया गया।
अब इसके अलावा अब हुआ क्या है, क्रिटिकली इवैल्यूएशन का सवाल आ सकता है। तो आपको एक तो ये बताना है कि देखो बहुत अच्छा काम किया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बिल लेके आ गई सरकार, उसको एक्ट बना दिया, एक्ट बना करके उन्होंने सर्च कमेटी बना दी, सर्च कमेटी एक अच्छा खासा काम करेगी, बहुत सारे लोगों की लिस्ट बनाएगी जो इफेक्टिवली हमारे डेमोक्रेसी को संभाल के रख सकें और इलेक्शन कमीशन जैसे, चुनाव आयोग जैसे महत्वपूर्ण संस्था को संभाल सकें। उसके बाद आपने ये बता दिया कि सर्च सिलेक्शन कमेटी होगी, वो सर्च कमेटी से आए हुए नामों की रिकमेंडेशन लेकर के उसके ऊपर कोई ना कोई नाम को अप्रूव कर देगी और वो जाकर के राष्ट्रपति से अप्रूव हो जाएगा। ये चीज़ें क्लियर होगी, ये अच्छी होगी। अब बातें इसमें इशू क्या है, इशू ये है कि पहले इसमें क्या था, एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया था, उनका नाम आपने इसमें से हटा दिया, ठीक है। जुडिशरी का एक जुडिशरी इंडिपेंडेंट संस्था है, वहाँ से लोग अगर रहते तो थोड़ा सा एक जैसे एक्सपर्ट्स का कहना है कि एक बैलेंस चीज़ रहती। सरकार ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को वहाँ से हटा करके उसकी जगह किसको ऐड कर दिया, किसी कैबिनेट मिनिस्टर को ऐड कर दिया। अब ये कहना है कि जब प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर वो तो दोनों ही एक ही पार्टी के होंगे, सरकार के होंगे, तो यहाँ तो हमेशा से ही 2:1 का ही मैक्सिमम जो मत चल सकता है, तो बहुमत के आधार पर तो आराम से किसी को भी इलेक्शन कमिश्नर बना सकते हैं। ये एक क्रिटिकल इवैल्यूएशन है कि इसमें ये देखा गया है कि थोड़ा सा जो दायरा है वो सरकार के पक्ष में झुकता हुआ दिखता है, ठीक है। ये एक नेगेटिव क्रिटिकली इवैल्यूएशन आपको इसमें आप कर सकते हो, ठीक है। दूसरा, इलेक्शन कमिश्नर अब कहीं ना कहीं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर थोड़े से उसके ऊपर निर्भर हो जाएंगे, जबकि पहला ऐसा नहीं था, दोनों इंडिपेंडेंट होते थे, ठीक है। और यही मुख्य चीज़ें लिखी है। इसके अलावा क्या है, चुनौतियाँ, शक्ति का संतुलन हमने बात कर लिया, अब गवर्नमेंट का थोड़ा सा कुछ पलड़ा है वो भारी हो जाएगा। निर्वाचित शासन पर प्रभाव, अब जैसा मैंने बताया इलेक्शन कमिश्नर जो है वो कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर उसके ऊपर निर्भर हो जाएगा, एक चीज़ होगी दस। अब जो इलेक्शन कमीशन को बनाया गया था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, उसका उद्देश्य था कि आपको फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने हैं। जब कहीं ना कहीं सरकार का इन्वॉल्वमेंट दिखता है तो थोड़ा सा लगता है कहीं बायसनेस हो जाए। अब देखो, अगर आपको एग्जाम्पल देना है तो हम ऐसा ही बता सकते हैं कि सरकार ही आज तक तो नियुक्ति तो सरकार ही करते आई, और TN सेशन साहब थे, TN सेशन के समय जो चीफ इलेक्शन हमारा जो इलेक्शन कमिश्नर है, जो हमारी ये चुनाव आयुक्त की बॉडी है, इस बॉडी ने अपना गोल्डन टाइम देखा। उन्होंने बड़े पावरफुल डिसीजन दिए, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हो गया, फिर आपका जो आज वो वोटर ID कार्ड होता है जिसके फोटो लगी थी, ये सारे के सारे निर्णय उनके समय ही थे। तो आप इनका एग्जाम्पल कभी कोट करें, बोले वो भी सरकार के द्वारा ही नियुक्त किए गए थे, लेकिन जो उनकी कार्यप्रणाली थी वो ये दिखाती है कि जब तक आप सरकार का भाग है सरकार का भाग है, लेकिन जैसे ही आप इलेक्शन कमिश्नर के पार्ट बनते हैं तो आप इंडिपेंडेंट और स्वायत्त निकाय के तहत काम करते हैं, क्योंकि उस वक्त आपका ध्येय भारत का संविधान और लोकतंत्र को बचाना होता है और आपको फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना है। ये बातें अगर आप लिखेंगे तो अगले को लगेगा यस ही इज़ मैच्योर मैन और आपको मार्क्स मिलने की संभावना है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में ऑलरेडी हमने बात कर ली और मैंने बता दिया था आपको कि सरकार ने कहा था आप कोई ना कोई एक्ट लेके आओ, ठीक है। आर्टिकल 142 इसलिए मेंशन किया है कि हाँ, एक आर्टिकल 142 आप जरूर याद रखें। आर्टिकल 142 हमारी जुडिशरी को पावर देता है, वो किसी प्रकार से पूर्ण न्याय, कंप्लीट जस्टिस कर सकता है। और इसके लिए क्या कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, अपने पास जो भी पावर है उस पावर का वो इस्तेमाल करके, यदि सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये इस चीज़ में जस्टिस नहीं हुआ है, तो आर्टिकल 142 जब भी सुप्रीम कोर्ट इन्वोक करता है तो वो ये कहता है कि मैं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए इस निर्णय के ऊपर पहुंचा हूं। यानी कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए पूर्ण न्याय करने की क्षमता अपने पास रखता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा UCC, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। सवाल बड़ा आने की संभावना है, आपको ध्यान रखना है। पहली बात, ये काफ़ी चर्चाओं में था, मैनिफेस्टो के अंदर था, गोवा के अंदर बात उठी थी, उत्तराखंड के अंदर बात उठी थी, कांग्रेस ने इसका विरोध भी किया था, केंद्र सरकार थी, BJP गवर्नमेंट थी, वो इसके पक्ष में थी और इसको रिलीजियस बायसनेस देने का प्रयास किया गया। तो UCC के ऊपर आपसे कोई क्रिटिकली सवाल पूछा जा सकता है। सवाल दोनों आ सकता है, आप UCC से क्या समझते हैं, क्या भारत में लागू करना चाहिए, और ऐसे भी आ सकता है कि UCC के ऊपर केंद्र सरकार की तरफ से किए गए प्रयासों पर एक आलोचनात्मक टिप्पणी लिखो। तो इन चीज़ों को आपको समझना है। बाकी यूनिफॉर्म सिविल कोड आप जानते हैं, जैसा कि हमारे DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, जो कि हमारे संविधान के भाग 4 के अंदर आते हैं और उसके अंदर आर्टिकल 44 है, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। और ये मतलब किसी धर्म, जाति, उनके आधार पर विभाजन नहीं करता है। उनका ये कहना है कि जिस प्रकार से हमारे क्रिमिनल लॉ बराबर हैं, आप जानते हैं कि भारत के अंदर यदि मर्डर आपने किया हो या किसी भी धर्म के अनुयायी ने किया हो, उस सब के लिए सजा एक ही, उसी प्रकार। लेकिन क्या, जब सिविल मैटर्स आते हैं, यानी कि सिविल मैटर्स का मतलब क्या है,
आपका भरण पोषण है, आपकी शादी कितनी बार आप कर सकते हैं, आपका तलाक के बाद कैसे भरण पोषण होगा, बच्चे का हकदार किसका होता है। तो ये जो चीज़ें आती है, प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट्स है, ये सारे सिविल मैटर्स हैं। इन सिविल मैटर्स के ऊपर भारत के अंदर यूनिफॉर्मिटी नहीं है। क्यों नहीं है? अब हिंदूज़ के लिए हिंदू एक्ट है, अब मुस्लिम्स के लिए वो सरिया को लागू होता है तो सरिया के हिसाब से मानते हैं। तो ये चीज़ें एक थोड़ी सी एम्बिग्यूटी क्रिएट करती है, जिसको लिए मांग है कि दोनों को यूनिफॉर्म किया जाए। ये चीज़ आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में और विपक्ष में ये थोड़े से तर्क दिए थे, वो भी आप ध्यान में रख लें। आपको अपना बायसनेस नहीं दिखाना है कि आप पक्ष में हैं या विपक्ष में हैं। आप सिविल सर्विस एस्पिरेंट हैं, आपको जैसा प्रश्न पूछा गया है उसी आधार पे उसका उत्तर देना है। अगर आपको आलोचनात्मक प्रश्न पूछा गया है तो आपको दोनों पक्षों को रखते हुए उसकी क्रिटिकली इवैल्यूएशन करके आपका जजमेंट देना है। क्लियर है? अब पक्ष के अंदर तर्क क्या है? देखो, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का बहुत बड़ा भाग था हम संविधान सभा में, हम सब जानते हैं। और उनका ये मानना था कि जो लैंगिक समानता होती है वो राष्ट्र की एकता को बढ़ावा देती है और इसके लिए यूसीसी लागू है। इसीलिए आर्टिकल 144 के अंदर इसको जोड़ा गया था। अब क्या था, बहुत सारे लोग इसके विपक्ष में थे। जब लोग इसके विपक्ष में थे, आप जानते हैं कि भारत के अंदर जो हमारी धर्म की स्वतंत्रता है आर्टिकल 25 से लेकर 29 तक, तो वो जो धर्म की स्वतंत्रता है उसके आधार पर कई लोगों ने कहा कि ये हमारा फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। और जब आप मौलिक अधिकारों के साथ छेड़खानी करोगे, जैसे मान लो कोई भी किसी धर्म का अनुयायी है और उसको लगता है कि मेरी जो धार्मिक प्रवृत्ति है, जो मेरे धार्मिक सिद्धांत हैं, उसके खिलाफ छेड़छाड़ हो रही है, तो वो तो यही कहेगा कि मेरे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है। तो इस कारण से एक कंसेंसस बनाई गई और कंसेंसस के आधार पर निर्णय लिया गया कि हम क्या करते हैं कि हम इसको डीपीएसपी में रखते हैं। डीपीएसपी में रखने से क्या होगा कि जैसे जैसे हमारा लोकतंत्र आगे बढ़ेगा, लोगों में मैच्योरिटी आएगी, तब समय के साथ ये निर्णय ले लिया जाएगा कि हमें यूसीसी लागू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तब तक चीज़ें ऐसे ही चलेगी। क्लियर है? तो B.R. अम्बेडकर साहब थे, वो यूसीसी के पक्ष में थे। हालांकि उनकी बात को पुरजोर से नहीं माना गया, जिस कारण से इसको डीपीएसपी में रखा गया। ठीक है। अब कई बार ऐसा होता है कि जो उस वक्त जो इसके समर्थन में थे उनका ये कहना था कि धर्म के आधार पर जब भी आप कोई निर्णय लेते हो ना, जैसे यार धर्म के आधार पर आपके पर्सनल लॉस है या व्यक्तिगत लॉस है, वो क्या करते हैं, लिंग के आधार पर भेदभाव करते हैं। और ऐसा देखने को मिला भी है। ऐसे हमने बहुत सारे केस स्टडीज़ आई है जिसमें देखा गया है कि जिस प्रकार से महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता है, तो वो अलग अलग धर्मों के अंदर उसका प्रभाव अलग अलग है। तो इस कारण से ये भी एक मेन तर्क था जिस कारण से ऐसा हुआ कि इसको यूसीसी को हमारे डीपीएससी में रखा गया। ठीक है। और ये भी माना गया कि यदि आप यूसीसी को लागू करते हो, लागू करने से हमारा जो प्रियम्बल है जिसके अंदर क्या लिखा है, सेक्युलर, धर्मनिरपेक्षता, उन चीज़ों के, उन सिद्धांतों को बल मिलेगा। ठीक है। अब इसके विपक्ष में पद, जैसे मैंने बता दिया, जो आपके आर्टिकल 25 से लेकर 29 जो धर्म की स्वतंत्रता का आपका मौलिक अधिकार है, उसके अंदर थोड़ा सा ये अपना अलग रुख रखता है क्योंकि वो आपके मौलिक अधिकार है और कहीं ना कहीं यूसीसी जो होता है वो पर्सनल लॉ से जुड़ा हुआ है। तो इस कारण से इसका विरोध भी किया जा रहा है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट जो केसेस हैं वो दे रखे हैं और ये केसेस ने ही भारत में यूसीसी के लिए एक रास्ता तय किया है। सबसे पहले साहबानो केस, ये 1985 का केस है, बड़ा फेमस केस था। तो साहबानो केस के तहत देखा गया कि साहबानो का भरण पोषण नहीं हो रहा था, तो उस वक्त थोड़ी सी डिमांड उठने लगी। उसके बाद जो हमारा सरला मुद्गल का केस था 1995 का, अब इस केस की स्टोरी क्या है, सिंपल स्टोरीज में ज़्यादा हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारा एग्ज़ाम ओरिएंटेड से ये देखना हमको। वैसे ये केसेस बड़े इंटरेस्टिंग है और सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट होने के नाते आपको इनके बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। परंतु जैसा मैंने कहा, सरला मुद्गल केस क्या है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये नोटिस किया कि एक्चुअली हुआ क्या था कि जो सरला मुद्गल के हस्बैंड थे उन्होंने क्या किया, वो हिंदू रिलीजन से थे, उन्होंने उनको डिवोर्स नहीं दिया। डिवोर्स देने से पहले उन्होंने अपना रिलीजन कन्वर्ट कर लिया। रिलीजन कन्वर्ट करने के बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली और ऑफिशियली उनकी पहली जो शादी थी उसमें डिवोर्स नहीं हुआ था। और उनका प्रिटेक्स्ट ये था कि चूंकि मैं अपना धर्म बदल चुका हूँ और उस धर्म की प्रैक्टिस मुझे अलाउ करती है कि मैं मल्टीपल शादी कर सकता हूँ। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये गलत प्रैक्टिस है और यहाँ पे ये चीज़ें दिखाती है किस प्रकार यूसीसी इंपॉर्टेंट है। आप समझ गए? तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने उस शादी को खारिज कर दिया था, लेकिन ये केस बड़ा इंपॉर्टेंट बन गया था जिसने यूसीसी की चर्चाओं को भारत में एक बार जोड़ दिया। ठीक है। फिर सेम जॉन वल्लामटम जो केस था 2030 का, उसके अंदर भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि अलग अलग जो रिलीजन है ना, वहाँ पे अलग अलग प्रकार से कुछ ना कुछ धाराएं ऐसी होती है जिससे भेदभाव होता है, वो ख़त्म करने की आवश्यकता है। ये इतना पॉपुलर केस नहीं है लेकिन थोड़ा सा जानकारी बहुत अच्छी बात है। सायरा बानो केस आप जानते हैं कि काफ़ी फेमस केस था सायरा बानो, और जिसने हमारे भारत के अंदर जो ट्रिपल तलाक को बैन करवाया था उसका बेस सायरा बानो केस ही बना था।
और इस केस से भी ये भी निकल के आया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है, उसके ऊपर सरकार को कार्य करना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने इन केसेस के अंदर अपने स्टेटमेंट दिए, और सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका की एपेक्स बॉडी है, तो इन चीज़ों से ये निकल के आया कि सरकार को कहीं ना कहीं इस पर काम करना चाहिए। अब इसको काम करने के लिए आप जानते हैं कि हमारे भारत में एक लॉ कमीशन बैठता है, विधि आयोग, और विधि आयोग का काम कुछ ना कुछ सरकार उनको टास्क देती है कि आपको ये टास्क पूरे करने हैं। और जो विधि आयोग है वो कोई संवैधानिक संस्था नहीं है, तो विधि आयोग 2018 के अंदर विधि आयोग की जो रिपोर्ट थी उसके अंदर उन्होंने कहा कि शायद अभी भारत के अंदर यूसीसी के लिए सही टाइम नहीं है, ना तो ये आवश्यक है ना ही ये रिक्वायर्ड है, और इससे हो सकता है कि जो हमारा एक देश का जो आपसी माहौल अच्छा बना हुआ है उसमें कोई ना कोई नकारात्मक प्रभाव पड़े। ये बात यूसीसी के अंदर उठ के आई थी। 1 सेकेंड। और उसके बाद रिसेंटली जो हमारा 22nd लॉ कमीशन की रिपोर्ट हालांकि इसी पब्लिश हुई थी, जिसके अंदर ये बात उठ के आई थी कि हम वाइड लेवल पे सर्वे कर रहे हैं, हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि क्या यूसीसी की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। और 22 जो हमारा विधि आयोग था, तो इस विधि आयोग की रिपोर्ट से ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि सरकार है यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ बढ़ना चाहती है। अब उसमें कई एंगल्स नए नए आ गए थे, और अब इसमें क्या है, आपको क्रिटिकली अगर आलोचना करने के लिए बात आए तो आपको ध्यान रखना है कि एक जो इंडिविजुअल, जो व्यक्ति की खुद की जो उसकी प्रैक्टिसेस होती है धर्म की, उनकी विचारधाराओं को हमें बचाना होगा। दूसरा, जो ट्राइबल लोग हैं, अब ट्राइबल लोगों का कल्चर, उनका सिस्टम अलग होता है, तो उसकी प्रैक्टिसेस को भी हमें थोड़ा सा ध्यान रख के बचाना होगा, क्योंकि आप अगर यूनिफॉर्मिटी लेके आ जाएंगे तो ये जो हमारी एक बड़ी खूबसूरत है कि हम अनेक होकर के भी एक हैं, वो जो अनेकता में एकता वाली बात है उसको भी हमें बचाए हुए रखना है। तो ये कुछ चैलेंजेस हमको दिखाई देते हैं। तो विधि आयोग इसके अंदर वाइड लेवल पर डिस्कशन कर रहा है, अलग अलग जो धर्मगुरु उनसे बात कर रहा है, जो डिफरेंट धर्म के जो उनके संगठन हैं उनसे राय ले रहा है। तो ये चीज़ें ये दिखाती है कि सरकार वाइड लेवल पे इसकी बातचीत करके कोई ना कोई रास्ता निकालने का प्रयास कर रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि ये एक काफ़ी क्रिटिकल मैटर है। ओके, बट क्या होता है कि ये देखा जाता है कि देश में माहौल कैसा है, डिमांड कैसी है, और हमारा मेन मकसद क्या है। हमने ये देखा कि इस यूनिफॉर्म सिविल कोड के अभाव में महिलाओं के ऊपर अत्याचार काफ़ी बढ़ रहे हैं, उनके खिलाफ शोषण हो रहे हैं, उनको जो उनके मौलिक अधिकार है वो पूर्ति नहीं हो रही। इस कारण इसकी आवश्यकता है। अब आगे की राह जैसे लिखा है, तो सबसे पहली बात तो आप सबसे बात करो, बातचीत करने के बाद ही कोई निर्णय लिया जाए, तो ये मुख्य मुद्दा है। और जैसा कि हमारा देश यहाँ पे एक धर्मनिरपेक्ष देश है, तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट और वांछनीय है। ठीक है। दूसरा, आपको ये लिखा देखो, व्यक्तिगत कानूनों की विविधता को हमें संरक्षण करना है। ठीक है। और मैंने आपको बताया शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, तो ट्राइब्स का कल्चर है उसको हमको बचाए रखना है, और इन सभी चीज़ों को देखते हुए हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में अगर प्रश्न आता है, इसके क्या पहलू हैं, क्या क्या आयाम है, इसमें क्या काम हुए हैं, इसके पक्ष में क्या है, विपक्ष में क्या है, क्रिटिकली अगर इवेलुएट करना है, तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। तो ये हो गया आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है वन नेशन वन इलेक्शन। काफ़ी चर्चाओं में रहा। जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट थे श्री रामनाथ कोविंद, उनकी अध्यक्षता के अंदर एक कमेटी बनाई गई, और काफ़ी इंपॉर्टेंट जो लीडर्स थे उनको इसका भाग बनाया गया। परीक्षा में आपको ये सब लिखने की बात ज़रूरत नहीं है, पर इम्पॉर्टेंट ये है कि आखिर एक राष्ट्र एक चुनाव का मुद्दा क्या है। तो देखो, इसमें मेन यही है कि आप क्या करना चाहते हो। आप ये चाहते हो कि राज्यों के और केंद्र के चुनाव एक साथ हों, मतलब जितने पॉसिबल हो वो। उससे होगा क्या, बेनिफिट और लॉस नीचे हमने डाला हुआ, वो वहाँ बात करेंगे। तो एक राष्ट्र एक चुनाव है क्या, हम एक ही समय में राज्य और केंद्र दोनों के चुनाव एक साथ करना चाहते हैं, जिसमें आपके लोकसभा के चुनाव हो गए और राज्य की विधानसभाओं के हो गए। अब उसमें होगा कैसे कि आप एक ही दिन दोनों की काउंटिंग हो जाए, वोटिंग हो जाएगी। तो यानी मान लो आपने एक पेटी में आपने आपका विधानसभा का मत डाला, तो एक पेटी में आपने लोकसभा का मत डाला। ठीक है। तो उससे होता क्या है कि बहुत सारे फायदे होते हैं, बाद में बात करेंगे, लेकिन ये एक राष्ट्र एक चुनाव की बात है। ये मैनिफेस्टो में भी था बीजेपी के। अब सरकार क्या प्रयास कर रही है इसके लिए, और ये इसका इतिहास क्या है। तो इतिहास तो सिंपल सी ऐसी बात है कि जब हम आज़ाद हुए थे 1952 से, आज़ाद तो 47 में हो गया, लेकिन हमारे इलेक्शंस जो थे वो इलेक्शंस 1951 और 52 से स्टार्ट हुए। उन इलेक्शंस के अंदर भी केंद्र और राज्यों के अंदर चुनाव एक साथ होते थे। तो ये कहानी 52 से लेकर के 1967 तक यही चलती रही। उसके बाद जब ये जो केंद्र की सरकार का उसमें जो पतन हो गया था, तब उसके बाद राज्यों के अंदर स्थिति ऐसे उभर के आई। तब से देखा गया है कि असेंबली के इलेक्शन और केंद्र के इलेक्शन एक साथ नहीं हो पाए। तो अब वो बातें दोबारा से इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। तो ये तो स्थिति है कि ऐसा नहीं कि पहले हमारे पास नहीं था, पहले हमारे पास ऐसी चीज़ें थी, प्रैक्टिस में चल रही थी, और अब बदला है।
अब ये जो श्री रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है, ये क्या करेगी, ये देखेगी कि फिजिबिलिटी क्या है, हमारे पास के प्रोज क्या हैं, हमारे पास कॉन्स क्या हैं, क्या फ़ायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे। उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना है, हमें इसको लागू करना है या नहीं करना है, इसकी रिकमेंडेशन ये कमेटी सरकार को सौंपेगी। ठीक है। अब ये जो कमेटी है, इस कमेटी ने ये भी कहा है, देखो यहाँ पे 2029 तक एक साथ चुनाव हो सकते हैं। पैनल ने संविधान में संशोधन करने की सिफारिश की एक चीज़, ताकि लोकसभा, सभी राज्यों, विधानसभा और स्थानीय निकायों के चुनाव भी एक साथ हो सके। हालांकि मैंडेट एक राष्ट्र एक चुनाव के अंदर लोकल बॉडीज़ का एक साथ नहीं आया है, लेकिन यहाँ फिर भी बोल रहे हैं, क्योंकि लोकल बॉडीज़ के जो इलेक्शन होते हैं उसमें पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो पार्टिसिपेट नहीं करती है। जो सरपंच के और उसके चुनाव होते हैं, जो हमारे पंचायती राज संस्थाओं के, उसके अंदर राजनीतिक दलों का कोई लेना देना नहीं है। इस कारण से वो नॉन पॉलिटिकल होते हैं। हालांकि कहीं ना कहीं अनऑफिशियली उनका इन्फ्लुएंस होता है, परंतु कहने के लिए ऑफिशियली वो नॉन पॉलिटिकल इलेक्शंस हैं। तो इस जो कमेटी है, इस कमेटी का ये कहना है कि हम स्थानीय निकायों के चुनाव भी एक साथ करने का प्रयास देख रहे हैं। अब संविधान संशोधन के 2 चरण बताए उन्होंने, कि एक तो आप लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव एक साथ करा दो, जिसकी हम बात कर रहे हैं, और दूसरा ये बोल रहे हैं कि इसके लिए आपको आर्टिकल 83 कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें संसद के सदनों की कितनी अवधि है, और अनुच्छेद 172 जो राज्य विधानमंडल है उनकी अवधि कितनी है, इनमें संशोधन करने की आवश्यकता है। तो होता है क्या, हम जनरली कहते हैं ना कि 5 साल का एक आपका पीरियड होता है लोकसभा का, या 5 साल का पीरियड होता है विधानसभा का। तो यदि आप होगा क्या, यदि आप एक समय में करना चाहोगे तो कुछ संविधान जो हमारी स्टेट के असेंबलीज हैं उनको आपको पहले डिसॉल्व करना होगा, कुछ का जो टेन्योर है वो थोड़ा एक्सटेंड करना होगा। तो ये सब करके ही तो आप कुछ बैलेंस का तरीका अपना सकते हो। ठीक है। और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही था कि कहा गया कि क्या ये एक ऐसा भाग है इस संविधान संशोधन को सभी राज्यों से, यानी कि मोर देन 50% से ज़्यादा राज्यों से अनुमोदन की आवश्यकता है क्या। तो ये कमेटी कह रही है कि अभी तक इसकी आवश्यकता नहीं है। ये एक नया पहलू इससे निकल के आया है। हालांकि पूरी रिपोर्ट इसकी सार्वजनिक नहीं है, जो पहलू मीडिया में थे वो यहाँ चर्चाओं में आए हैं। और ये दूसरा चरण इन्होंने क्या किया, जो इन्होंने बोला लोकल बॉडीज़ को हम साथ में इंक्लूड करेंगे। तो जो नगर पालिकाएँ हैं, पंचायत है, उनके जो चुनाव हैं वो किस प्रकार से लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के साथ एक साथ हम कर सकते हैं। अगर ये 2029 में नहीं आ सकता है तो हम 2034 में किस प्रकार से इनको इंक्लूड कर सकते हैं। अब इससे होगा क्या कि सारे के सारे जितने भी चुनाव हैं उनको हम 100 दिन के अंदर ख़त्म करते हैं, लगभग 3 महीने के अंदर। जिससे क्या है कि बाकी के 9 महीने आपको 9 महीने उस साल के और बाकी के 4 साल आपको डेवलपमेंट के लिए काम करने के लिए मौका मिले। ठीक है। लेकिन पंचायती राज के लिए आपको कम से कम आधे से अधिक राज्यों का समर्थन चाहिएगा। क्लियर है। ये तो हो गई बातें। आर्टिकल 324 की बात करिए, वो आगे हम देख लेंगे। मतदाता सूची में सुधार करने पड़ेंगे। अगर मान लो त्रिशंकु सदन हो गया तो कैसे होगा, लॉजिस्टिक की आवश्यकता की पूर्ति, ये कुछ चैलेंजेस की बात करिए इन्होंने कि कैसे, कि आप कैसे वोटर, जो इलेक्शन इतना बड़ा हो जाएगा तो कैसे आपके पास संसाधन है, क्या आपके पास EVMs है, क्या आपके पास अगर मान लो हंग असेंबली बन जाती तो कैसे काम करेंगे, लॉजिस्टिक की डिमांड है वो कैसी पूरी होगी। अब इम्पॉर्टेंट सवाल एक कि 1 नेशन 1 इलेक्शन से क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, हम वो सारी चर्चाएं जानते हैं, हमारे दिमाग में पॉइंट्स भी होंगे। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अगर एक साथ करते हैं लागत में कमी होगी, इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट अपने विकास के कार्य पर ध्यान दे सकती है, मतदाताओं की सहभागिता में वृद्धि होगी क्योंकि इलेक्शन एक माहौल बन जाएगा, एक फेस्टिवल की तरह बन जाएगा। उसके बाद जो बार बार चुनाव होते हैं जिसके अंदर मतदाता परेशान होता है तो वो नहीं होगा। उसके बाद ये हो सकता है कि मतदाताओं के मतदान के अंदर भी वृद्धि हो सकती है, और इसमें यह है कि खर्चा कम हो जाएगा, सबको मौका मिलेगा, और सुरक्षा बल हैं उनका सही यूज इस्तेमाल हो सकता है। नुकसान क्या बोलें, सबसे पहली बात तो ये, आप एक साथ चुनाव करके कहीं लोकतंत्र को तो खतरे में नहीं डाल रहे। क्या होता है कि वोटर को 5 साल के अंदर अगर दोबारा चुनाव का मौका मिलता है, चाहे वो लोकसभा हो, विधानसभा हो, स्थानीय चुनाव, तो कहीं ना कहीं उसको एक मौका मिलता है कि अपने पदाधिकारियों से सवाल पूछने का, जो उसके जन नेता हैं उनसे सवाल पूछने का। तो क्या वो मौका खो देगा, क्योंकि अदरवाइज तो 5 साल से पहले तो वापस आएगा ही नहीं कोई पॉलिटिकल लीडर। ये एक मौका होता है दोबारा चुनाव लोकतंत्र में एक आम नागरिक के पास अपने जो मत दिए गए अधिकार का इस्तेमाल किया गया था और जिसने उसने उनकी मांग की थी, उनकी मांग की जांच का एक तरीका है। तो ये एक चुनौती है कि इससे क्या होगा, हो सकता है कि एक ही साथ मत कराओगे तो 5 साल तक उसको कोई दोबारा मिलेगा नहीं, तो जो उसकी आकांक्षा है उसकी पूर्ति होगी नहीं। और दूसरा ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप एक साथ इलेक्शन करा रहे हैं तो क्या होता है कि जो लोकसभा का चुनाव होता है ना, वो एक मोमेंटम में चलता है, तो कहीं ऐसा ना हो उस मोमेंटम में राज्य के अंदर भी सरकारें हैं लोकसभा के आधार पे चुनी जाए। ये एक दूसरा सवाल है। तीसरा,
हम कहते हैं कि भारत है वो एक फेडरल गवर्नमेंट है, क्वासी फेडरल है, तो हमने मतलब कि हम हमारे संघवाद को बड़ा तवज्जो देते हैं, राज्यों को तवज्जो देते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो हम एक साथ इलेक्शन करा के जो ये हमारा फेडरलिज्म है उसको वीक कर दें। वो एक इंपॉर्टेंट सवाल उठ के आया है, ठीक है। फिर मतदाता के व्यवहार और प्रभाव, मैंने बोल दिया, जब एक साथ चुनाव होते थे क्या होता है, जनरली राष्ट्रीय भावना में कई बार मतदाता वोट कर देते हैं, जैसा हमने मोदी लहर में देखा था किस प्रकार से एक साथ सीटें चली गई। तो कहीं ये भी एक विपक्षी पार्टियों का कहना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरा, क्षेत्रीय दल होते हैं ना, उनको एक साथ चुनाव होने से नुकसान हो सकता है, तो उनका जो एक राइज होता है वो राइज कहीं ना कहीं रोक सकता है। ये एक इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हमके निकलने को देखने को मिले, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक से जो मेन में सवाल आ सकते हैं वो हमने यहाँ पे कर लिए। इसके बाद दल बदल विरोधी कानून वगैरह है, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, एंड वी विल मीट अगेन टुमारो। थैंक यू सो मच।